Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in my biology online class. Students, लास्ट क्लास में हमने पादप जनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत एपोमिक्सिस के बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पादप जनन की विशिष्ट विधियों के अन्य प्रकार। देखिए, हमने पढ़ा था कि पादप जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की होती हैं। पादप जनन की विशिष्ट विधियां पादप जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 असंजनन, नंबर 2 अनिषेक बीजता, नंबर 3 सूक्ष्म प्रवर्धन और नंबर 4 कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रोप्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये 4 टाइप की विधि है। लास्ट क्लास में हमने एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस किया था, इसकी स्टडी की थी। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अनिषेक बीजता के बारे में, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में, कायिक प्रवर्धन के बारे में भी हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो आज की अपनी क्लास में स्टडी रहेगी अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनिषेक बीजता। ठीक है, सेकंड मेथड है, ठीक है, स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात अपन पढ़ चुके हैं कि पादप जनन की इन विशिष्ट विधियों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब बिना निषेचन के ये प्रक्रिया संपन्न होती है। असंजनन के अंतर्गत भी अपन ने ये बात देखी थी। ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की प्रक्रिया इन विधियों में संपन्न नहीं होती है। बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के इन विधियों में भ्रूण का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार अनिषेक बीजता, ए मींस अनुपस्थित निषेचन, बीजता बीज, यानी पादप जनन की वह विशिष्ट विधि जिसमें बीज का निर्माण बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से या भ्रूण कोश की किसी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो उस प्रक्रिया को अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी कहते हैं। ठीक है ना। यानी इसमें बीज का निर्माण सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, यानी बिना निषेचन के होगा। निषेचन नहीं होगा, विदाउट निषेचन के बीज का निर्माण। ठीक है। एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पादप जनन की वह विशिष्ट विधि जिसमें बीज का निर्माण बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से या भ्रूणकोश की किसी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो उस प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं, एगेमोस्पर्मी कहते हैं। यानी बिना निषेचन के इस विधि में बीज का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अनिषेक बीजता के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, जैसे अपस्थानिक भ्रूणता के बारे में अपन ने स्टडी की थी। तो अपस्थानिक भ्रूणता भी एक प्रकार से अनिषेक बीजता का ही प्रकार है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बिना निषेचन के बीजांड के अध्यावरण या बीजांड काय की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है और फिर उससे बीज बनता है। तो वो प्रक्रिया भी अनिषेक बीजता के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। ठीक है। अब नंबर 3 थी
सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है देखिए कि कुछ अस्थीय पादप, ठीक है, या वन्य पादप या व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप का बृहत स्तर पर उत्पादन करना हो, बृहत स्तर पर उत्पादन करना हो, तो उन पादपों में प्रजनन की एक विशिष्ट प्रकार की विधि काम में ली जाती है। उस विशिष्ट प्रकार की विधि का नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है ना। यानी कुछ औषधीय पादप या व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप, ठीक है, या वन्य पादप जिनका बृहत स्तर पर उत्पादन करना हो, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवर्धन करना हो, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना हो, तो उन पादपों में प्रजनन की एक विशिष्ट तकनीक काम में ली जाती है। उस विशिष्ट तकनीक का नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पादप की कोई कोशिका या जीवद्रव्य, पादप का जीवद्रव्य, किसी पादप का जीवद्रव्य या कोशिका, ठीक है, या कोई ऊतक या अंग, ठीक है, इनको मूल स्थान से अलग करके, मूल स्थान से हटाकर पात्रे, किसी पोष माध्यम में पात्रे संवर्धित किया जाता है। यानी मूल स्थान से हटाकर, मूल स्थान से हटाकर किसी पोष माध्यम में, ठीक है, मूल स्थान से हटाकर किसी पोष माध्यम के अंतर्गत, पोष माध्यम में पात्रे संवर्धन किया जाता है, पात्रे संवर्धन किया जाता है। पात्रे संवर्धन करके और नए पादपों का निर्माण किया जाता है। नए पादपों के निर्माण की इस प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। यानी पादप का कोई जीवद्रव्य, कोशिका, ऊतक, अंग को मूल स्थान से हटाकर किसी कोश माध्यम के अंतर्गत पात्रे संवर्धित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत रखा जाता है। पात्रे संवर्धन के अंतर्गत क्या होता है कि कोश माध्यम में अनेक प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ एजेंट होते हैं, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, ठीक है ना। इस प्रकार के कई हार्मोन और मिनरल्स, ठीक है, वाटर मिनरल्स, कई हार्मोन्स प्लांट्स के लिए मिनरल्स, हार्मोन सभी पोष माध्यम के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। और इस पोष माध्यम में इन अंगों को संवर्धित करके और पादपों का निर्माण किया जाता है, और फिर उन पादपों को वातानुकूलित करके प्राकृतिक आवासों में स्थापित कर दिया जाता है, जहां पर नए पादपों का निर्माण, नए पादपों का विकास होता है, ठीक है। देखिए, पादप का जीवद्रव्य, कोशिका, ऊतक या अंग, ठीक है, जिसको पादप के मूल स्थान से हटाकर पात्रे संवर्धित किया था ना, इन सभी को कर्तोतक कहते हैं। कर्तोतक क्या कहें इनको? कर्तोतक। यानी कर्तोतक को पोष माध्यम में डाला जाएगा, ठीक है, पोष माध्यम के अंदर डाला जाएगा। पोष माध्यम के अंदर डालने के बाद में कर्तोतक की कोशिकाओं में अनेक विभाजन होते हैं। कर्तोतक की कोशिका में अनेक विभाजन होते हैं। विभाजन होने के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। असंगठित व अव्यवस्थित कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। तो पोष माध्यम के अंदर कर्तोतक से बने हुए कर्तोतक में विभाजन के फलस्वरूप पोष माध्यम के अंदर पात्रे संवर्धन के दौरान, देखना, पोष माध्यम के अंदर पात्रे संवर्धन के दौरान कर्तोतक में विभाजन के फलस्वरूप बने असंगठित व अव्यवस्थित कोशिकाओं के समूह को केलस कहते हैं। क्या कहते हैं? केलस कहते हैं, केलस, ठीक है, केलस। अब इस केलस के अंदर क्या होता है? प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण हो जाता है। केलस के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण हो जाने के बाद इससे बन जाता है पादपक। क्या बन जाता है? पादपक। छोटे छोटे स्मॉल प्लांटलेट बन जाते हैं। इन स्मॉल प्लांटलेट्स को प्राकृतिक आवासों में वातानुकूलित करके प्राकृतिक आवासों में स्थापित कर जाता है, जहां पर नए पादपों का विकास होता है या नए पादपों का प्रवर्धन होता है, ठीक है। ऐसे सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के अंतर्गत नए पादपों का निर्माण किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट।
पादपों को, यानी कैलस का निर्माण होने के बाद में प्रांकुर बनेगा, मूलांकुर बनेगा, प्रांकुर और मूलांकुर बनते ही वो पादप कहलाएगा। और इस पादप को वातानुकूलित करके, क्या करके, वातानुकूलित करके और प्राकृतिक आवास में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म परिवर्धन की विधि एक इस प्रकार से भी महत्वपूर्ण है कि इस विधि को कम समय में और सीमित स्थान पर काम में लिया जा सकता है। मतलब इस विधि के द्वारा कम समय में और सीमित स्थान पर, कम समय में सीमित स्थान पर, ठीक है, कोष माध्यम में पादपों का पात्र संवर्धन करके और काफी मात्रा में पादपों का विकास, पादपों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए भी यह विधि महत्वपूर्ण है कि इस विधि का प्रयोग कम समय में या इस विधि के द्वारा कम समय में और सीमित स्थान पर, ठीक है, सीमित स्थान पर वृहत स्तर पर पादपों का उत्पादन किया जाता है। एक ये भी इसकी खास बात है इस विधि की, ठीक है ना, कम समय और सीमित स्थान, ठीक है, कम समय और सीमित स्थान पर इस विधि को काम में लिया जा सकता है। दूसरी कि कोई रोगग्रस्त पादप है, ठीक है, रोगग्रस्त पादप से रोग विहीन पादपों का विकास, रोगग्रस्त पादप से रोग विहीन पादपों का विकास भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है, किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आर्किड है, गुलदाउदी है, इन पादपों के अंतर्गत आर्किड और गुलदाउदी, ठीक है, इन पादपों के अंतर्गत क्या है कि रोगग्रस्त इन पादपों से रोग मुक्त पादप सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि इसका जो शीर्षस्थ, इन पादपों का जो शीर्षस्थ विभज्योतकी होता है, शीर्षस्थ विभज्योतकी किसी रोग से ग्रसित नहीं होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योतकी को पात्र संवर्धित करके और एक रोग मुक्त पादप तैयार किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, तो पादप जनन की इस विशिष्ट विधि में वृहद स्तर पर पादपों का उत्पादन किया जाता है, एक बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। औषधीय पादप हैं, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप होते हैं ना, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप और औषधीय पादप, इनका बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन करना हो तो उनको सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थी दूसरी विधि, पादप जनन की विशिष्ट विधि। ठीक है, अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बहुभ्रूणता। कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता इसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं सामान्यतः पादपों के अंतर्गत एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। सामान्यतः क्या होता है, पादपों के अंदर एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना। कभी कभी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है। ठीक है, जब किसी एक बीज के अंदर, ठीक है, दो या दो से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब किसी बीज के अंदर दो या दो से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहु मीन्स बहुत सारे, भ्रूणता यानी भ्रूण, यानी बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण। जब किसी बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, ये बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियो यानी बीज के अंदर, ठीक है, दो या दो से अधिक भ्रूणों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। सामान्यतः बहुभ्रूणता जो है जिम्नोस्पर्म पादपों का सामान्य लक्षण है, यानी बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म पादपों का सामान्य लक्षण है। लेकिन किसी किसी एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत भी बहुभ्रूणता पाई जाती है।
एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत बहुभ्रूणता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था एंटोनी। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत किसी एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत बहुभ्रूणता का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था। ठीक है, एंजियोस्पर्म पादपों के अंतर्गत इसने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है ना, संतरे के बीजों में भी क्या होता है कि एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे भ्रूणों का विकास हो जाता है। ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो जिम्नोस्पर्म, देखिए स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म पादपों का तो ये सामान्य लक्षण है बहुभ्रूणता। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर तो ये बहुतायत से पाई जाती है बहुभ्रूणता, लेकिन एंजियोस्पर्म पादप है ना, उनमें सभी में नहीं होती है, किसी पादपों के अंदर होती है। ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्म पादपों की यदि अपन बात करें, जैसे नींबू है, नींबू, जामुन, ठीक है, क्रोटेलेरिया, ठीक है, क्रोटेलेरिया, ठीक है, तंबाकू, ठीक है ना, नींबू, जामुन, क्रोटेलेरिया और तंबाकू, इन पादपों के अंतर्गत क्या है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है ना, तो इनमें इन अधिकांश पादपों में क्या होता है कि बीज के विकास के दौरान, ठीक है ना, बीज के विकास के दौरान, ठीक है, एक भ्रूण ही परिपक्व हो पाता है। ठीक है, एक स्वस्थ बीज में एक भ्रूण ही परिपक्व हो पाता है, शेष भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नष्ट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन पादपों के अंतर्गत स्वस्थ बीज में एक भ्रूण ही परिपक्व होता है, ओनली वन एम्ब्रियो। ठीक है, ओनली वन एम्ब्रियो मैच्योर होता है, बाकी एम्ब्रियो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात। और एक पादप होता है वेंडा, इस पादप में क्या है कि बीज के अंकुरण के दौरान, वेंडा नामक पादप के अंदर बीज के अंकुरण के दौरान, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक भ्रूण उपस्थित रहते हैं इस पादप के अंतर्गत। मतलब इसमें एक भ्रूण ही परिपक्व नहीं रह पाता है, इसमें 1 से अधिक भ्रूण परिपक्व हो जाते हैं वेंडा के अंतर्गत। ठीक है ना, यह था बहुभ्रूणता के बारे में। अब इसके कारण पढ़ेंगे कि बहुभ्रूणता पादपों के अंदर किस कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जिम्नोस्पर्म पादपों का तो ये सामान्य लक्षण है, यानी बहुता एक से पाई जाती है जिम्नोस्पर्म पादपों में, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर सभी के अंदर उपस्थित न होकर के किसी पादप के अंदर ही ये उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य के बारे में। बहुभ्रूणता के ऐसे कौन कौन से कारण हैं पादपों के अंतर्गत, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, यानी बहुभ्रूणता के कारण, बहुभ्रूणता के कारण कौन कौन से कारण हैं। नंबर 1 विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 अंडकोशिका के अलावा, निषेचित अंडकोशिका के अलावा, निषेचित अंडकोशिका के अलावा, निषेचित अंडकोशिका के अलावा अन्य कोशिका से, किसी अन्य कोशिका से, यानी भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से, भ्रूण कोश की, ठीक है, भ्रूण कोश की किसी
अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। ठीक है। नंबर 3 कारण है बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण। ठीक है। और नंबर 4 है बीजांड के या अपस्थानिक भ्रूणता। नंबर 4 है अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए पादपों के अंदर मुख्य रूप से ये 4 कारण होते हैं। ठीक है। एक से अधिक भ्रूणों के निर्माण होने के मुख्य रूप से ये 4 कारण होते हैं। विदलन बहुभ्रूणता, निषेचित अंडकोशिका के अलावा भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। नंबर 3 बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण। नंबर 4 अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है। विदलन बहुभ्रूणता क्या है? देखिए विदलन बहुभ्रूणता भ्रूणकोश के अंदर अंडकोशिका से नर युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। अब युग्मनज के अंदर यदि विदलन हो जाए, युग्मनज की कोशिकाएं बहुत सारे विभाजन, ठीक है ना, मतलब कई बार विभाजित हो जाए और कई बार विभाजित होकर के वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाए, तो प्रत्येक एक जो टुकड़ा है उसका वो भ्रूण का निर्माण करेगा, तो इसे कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। तो इससे भी बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। मतलब युग्मनज में बार बार विभाजन, युग्मनज के अंदर विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाने से उसमें बहुभ्रूणता का निर्माण हो जाता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 है निषेचित अंड कोशिका के अलावा भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। मतलब भ्रूणकोश की जो अंड कोशिका है उसके अलावा सहायक कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, यदि उनसे भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है, मतलब अंड कोशिका से तो होता ही होता है, और उसके अलावा सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका उनसे भी यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए तो वो स्थिति हो जाती है बहुभ्रूणता। ठीक है। तो उसमें भी एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को भी क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। ठीक है। नंबर 3 है बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण। सामान्यतः क्या होता है बच्चों कि एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण हो जाता है। अब एक भ्रूणकोश के अंदर एक बार निषेचन होगा तो एक भ्रूण बनेगा। एक भ्रूणकोश के अंदर एक भ्रूण बनता है, तो मान लीजिए बीजांड के अंदर यदि 2 भ्रूणकोश बन गए, 3 बन गए, तो निषेचन कितनी बार होगा? 2 बार, 3 बार, जिससे 2 या 3 भ्रूण बन जाएंगे। ठीक है। तो वो भी क्या है? बहुभ्रूणता। मतलब बीजांड में जितने भ्रूणकोश होंगे ना उसमें उतने ही भ्रूणों का निर्माण होगा, तो वो भी है बहुभ्रूणता। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनसे भी मतलब बीजांड में यदि एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण हो गया तो उस बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होगा, उस प्रक्रिया को कहेंगे बहुभ्रूणता। ठीक है। नंबर 4 है अपस्थानिक भ्रूणता, यानी बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय या अध्यावरण की, ठीक है, बीजांड के, देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतः भ्रूणकोश के अंदर निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता ही है। ठीक है। उसके अलावा यदि बीजांड के बीजांड काय और अध्यावरण की किसी कोशिका से, बीजांड काय और अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो वो है बहुभ्रूणता। ठीक है। यानी अंडकोशिका के निषेचन से तो भ्रूण बनता ही बनता है, उसके अलावा यदि बीजांड के बीजांड काय, न्यूसेलस
और अध्यावरण इंटेगुमेंट की किसी द्विगुणित कोशिका से, ठीक है, किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बन गया तो उसमें कंडीशन उत्पन्न होगी क्या, बहुभ्रूणता। ठीक है, बीजांड काय और अध्यावरण से बनने वाले भ्रूणों को, बीजांड काय और अध्यावरण की कोशिकाओं से जो भ्रूण बनते हैं उन भ्रूणों को अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूण। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुख्य रूप से 4 कारण हैं पादपों की बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के, कि विदलन के द्वारा युग्मनज में बार-बार विभाजन हो जाने से प्रत्येक एक जो युग्मनज का टुकड़ा है वो भ्रूण का निर्माण करेगा, जिससे बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2 है अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो वो कंडीशन भी बहुभ्रूणता के अंतर्गत आती है। नंबर 3 है एक बीजांड में सामान्यतः एक ही भ्रूणकोष होता है, लेकिन एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोषों का निर्माण हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 4 है कि बीजांड काय और अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण हो गया तो वो कंडीशन भी बहुभ्रूणता के अंतर्गत सब। ठीक है, तो ये थी बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, वो पॉली एम्ब्रियोनी किस कारण से प्लांट में उत्पन्न होती है, इसके बारे में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिम्नोस्पर्म पादपों का ये सामान्य लक्षण है, ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर ये किसी किसी पादप में ही पाई जाती है। और एंजियोस्पर्म में इसका अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के पादप के अंतर्गत किया था, संतरे के बीजों के अंतर्गत किया था। और मुख्य रूप से बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कितने कारण है, 4 कारण है। कितने कारण है, 4 कारण है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, ताकि याद करने में आपके आसानी रही। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम इसी प्रकार से आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।